हेलो एवरीवन, हेलो किड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में अपन ने काफी चीजें कवर करी थी, जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, सॉलिड्स इलास्टिक क्यों होते हैं, ऐसे कई सारे टॉपिक्स को अपन ने कवर करा था। लास्ट में अपन ने पढ़ा था ग्राफ के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स का, कब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी कब डिक्रीज या मतलब चेंज हो जाएगी। आज अपन इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन पे बेस्ड, और लास्ट में अपन कवर करेंगे हुक्स लॉ। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले कवर करते हैं अपन स्ट्रेस को। सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, नाउ व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस का अगर आप बुक्स में जाओगे तो सबसे छोटी डेफिनेशन बोली जाती है, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स भी, रीस्टोरिंग वर्ड भी हटा दो तो इतना सा डेफिनेशन रह गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। यार एक तरीके से यही तो डिफाइन प्रेशर की भी होती है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि स्ट्रेस इज समवॉट लाइक प्रेशर, स्ट्रेस इज समवॉट लाइक प्रेशर। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब स्ट्रेस आता क्यों है, स्ट्रेस का अगर अपन पढ़े रीजन कि स्ट्रेस क्यों आ रहा है, तो जैसे एग्जांपल, ये सॉलिड स्केल है, अब इसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई है, ये खुद को बहुत जल्दी रीस्टोर कर लेगा। तो अगर मैं इस पे ताकत लगाऊं, इसको स्ट्रेच करूं, इसको मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं, तो जब मैं ऐसे डायरेक्शन में फोर्स दूंगा, इसके अंदर इंटरनल फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। मैं अगर ऐसे पकड़ूंगा तो देयर इज नो स्ट्रेस। अभी ये स्केल बहुत खुश है, इसको कोई परेशान नहीं कर रहा, लेकिन मैंने दोनों तरफ से होल्ड करके इसको खींचने की कोशिश करी, तो मैं इस पे स्ट्रेस लगा रहा हूं, मैं इसको परेशानी दे रहा हूं। उस वजह से, मतलब मैंने परेशानी दी फोर्स लगा के, उस वजह से इस पे स्ट्रेस आने लग गया, मतलब एक तरीके से टेंशन में चले गया, इसको परेशानी हो गई, ये खुद की नॉर्मल स्टेट पे से डिस्टर्ब हो गया, ये एबनॉर्मल सिचुएशन में आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात, ये इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने अंदर की तरफ फोर्स दिया, अंदर की तरफ, तो अब इसमें एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, action and reaction, external force is action, restoring force is reaction, equal in magnitude but opposite in sign। ठीक है, मान लो आप एक ही डायरेक्शन से फोर्स दे रहे हो, ठीक है, यानी कि आप टेंजेंशियल फोर्स दे रहे हो, तो उस केस में भी इस पे स्ट्रेस अप्लाई होगा। मान लो एक बॉल है और आपने उसको पानी में डाल दिया, तो वाटर के पार्टिकल्स भी उसको चारों तरफ से फोर्स लगा के देंगे, तो उस केस में भी उस पे स्ट्रेस डेवलप होगा। यानी कि स्ट्रेस डेवलप होने के बहुत अलग अलग केसेस हैं। क्या केसेस हैं डिस्कस करें, विद डायग्राम डिस्कस करेंगे। देखो, मान लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग पे अपन ने क्या करा, ऐसे इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करी, तो इस स्प्रिंग की जो सिचुएशन है, मतलब जो इसकी शेप है, वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाएगी। जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे होंगे तो इसके अंदर एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, यानी कि ये चीज, ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर लग रहा है। ठीक है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। इस सिचुएशन में इसके ऊपर स्ट्रेस डेवलप हो गया। एक और बात करें, जैसे फिर से यही स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। अब आपने इस स्प्रिंग को क्या करा, कंप्रेस करने की कोशिश करी, यानी कि अब आप इस नॉर्मल स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, तो ये ऐसी हो गई, क्योंकि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स दिया वो अंदर के डायरेक्शन में दिया, तो इस स्प्रिंग के ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स ये स्प्रिंग लगाएगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। इन दोनों सिचुएशंस पे इसके ऊपर स्ट्रेस डेवलप होगा। यहां पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लेंथ को इंक्रीज करना चाहता है, और यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लेंथ को डिक्रीज करना चाहता है। क्लियर, आ गया समझ में? एक और बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बुक है, मान लो ये आपकी फिजिक्स की बुक है, ठीक है,
ये आपकी फिजिक्स की बुक है। अब घर में एक बच्चा है, उसने क्या करा, वो जाके इस पे बैठ गया, या मान लो उसने इस पे हाथ रख दिया, या वो इसको धक्का लगा रहा है, कुछ भी चीज अज्यूम कर लो, तो इस बुक की जो शेप है वो सडनली ऐसी चेंज हो जाएगी। इसके ऊपर के पेजेस जो हैं वो आगे चले जाएंगे नीचे के पेजेस के कंपैरिजन में। रीजन क्या है आगे जाने का? इस बच्चे ने इस डायरेक्शन में क्या दिया है, एक्सटर्नल फोर्स, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस भी एक्सटर्नल फोर्स को ओपोज कर रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और वो उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, चेंज आने से रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा एक और लास्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, पूरा कंटेनर पानी से भरा हुआ है। अब हमने क्या करा, अब हमने एक बॉल को लाके इसके अंदर रख दिया, तो क्या होगा? अब इस सिचुएशन में वाटर के पार्टिकल्स इस बॉल को हर तरफ से फोर्स लगा के देंगे। वो फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, और वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। ये एक्सटर्नल फोर्स है। ये जो फोर्स है ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि बॉल की शेप तो वैसी की वैसी रहे, लेकिन बॉल का जो साइज है, मतलब जो उसका वॉल्यूम है, वो छोटा हो जाए। मतलब अगर मैं बात करूं एक्चुअल बॉल की, तो वो इतनी बड़ी थी, फोर्स लगने की वजह से ये जो बॉल है ये इतनी सी रह गई, छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो इसमें चेंज लाना चाहता है। लेकिन इस एक्सटर्नल फोर्स को एक फोर्स ओपोज करता है, वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये क्या है अपना, ये अपना रीस्टोरिंग फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स अंदर के डायरेक्शन में लग रहा है वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए, और रीस्टोरिंग फोर्स बाहर के डायरेक्शन में लग रहा है ताकि वो चाहेगा, मतलब वो चाहता है कि इसकी वॉल्यूम डिक्रीज ना हो। ठीक है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक स्ट्रेस में? अपन ने ये पढ़ा कि अगर एक नॉर्मल स्प्रिंग है और मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं, देखो इस सिचुएशन में ये स्प्रिंग नॉर्मल है। अभी ये मानो आप कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये स्प्रिंग खुद की नॉर्मल सिचुएशन में है। देर इज नो फोर्स बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल एजेंट, देर इज नो स्ट्रेस, कुछ भी आप समझ सकते हो। इस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगा, लेंथ इंक्रीज हुई। एक्सटर्नल फोर्स इधर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगा, लेंथ डिक्रीज हुई। ठीक है, यहां तक ये चेंज आ गया। ये बुक थी हमारी, ये हमारी फिजिक्स की बुक है। घर में एक छोटा बच्चा है, वो आके बैठ गया, उसने इस बुक पे ऐसे फोर्स लगाया। ठीक है, सोचो वो बैठेगा तो टॉप लेयर्स जो पेजेस की वो आगे खिसक जाएगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर के डायरेक्शन में लगेगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है, अंदर की तरफ। ठीक है, मतलब अंदर से ओपोज करता हुआ, अंदर से ओपोज करता हुआ ये रीस्टोरिंग फोर्स है। एक बॉल को हमने पानी में डाल दिया, वाटर के पार्टिकल्स चाहते हैं कि वो बॉल स्क्वीज हो जाए, तो बाहर से अंदर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा, अंदर से बाहर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगा, वॉल्यूम छोटी हो गई। तो स्ट्रेस क्या होता है? इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंथ डिक्रीज हो गई, शेप चेंज हो गई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस कब आते हैं? चेंज इन शेप, साइज, वॉल्यूम, ये कब आता है? व्हेन योर एक्सटर्नल फोर्स इज मोर देन द रीस्टोरिंग फोर्स। अगर आप इतनी ताकत लगा दोगे कि बॉडी के रीस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा है आपका एक्सटर्नल फोर्स, तो चेंज आएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स बराबर निकले, तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे देयर इज इक्विलिब्रियम। हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस तो डेवलप हो रहा है, इक्विलिब्रियम में भी स्ट्रेस तो होगा,
लेकिन चेंज नहीं आएगा। स्ट्रेस हमेशा आता है। मैंने इस स्केल को खींचा, चाहे इसकी लेंथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या वैसी की वैसी रहे, स्ट्रेस हमेशा आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज देयर इज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स चाहे कम हो या ज्यादा हो, स्ट्रेस हमेशा रहता है। लेकिन आपका रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, तो हम बोलेंगे देयर इज इक्विलिब्रियम, दैट इज देयर इज नो चेंज इन शेप, साइज, वॉल्यूम। बट इफ एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन द रीस्टोरिंग फोर्स, तो उसका मतलब चेंज आएगा। स्ट्रेस इस सिचुएशन में भी है और स्ट्रेस इस सिचुएशन में भी है। मतलब कि अगर अपन बात करें कि ये हमारी एक नॉर्मल स्प्रिंग है, अब हमने बहुत ताकत लगाई और इस स्प्रिंग पे क्या करा हमने, इस स्प्रिंग पे हमने इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स दिया, शेप में कोई चेंज नहीं आया, वैसी की वैसी रह गई। यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर था। फिर हमने इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करी, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। इस बार रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट लगा, फिर से हमेशा की तरह ये स्प्रिंग कंप्रेस भी नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर चेंज नहीं आया तो स्ट्रेस भी नहीं है। अगर चेंज नहीं है तो स्ट्रेस होगा। कब? जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। तो इस सिचुएशन में इस स्प्रिंग पे स्ट्रेस है। क्या है? स्ट्रेस। और इस सिचुएशन में भी इस स्प्रिंग पे स्ट्रेस है। चाहे चेंज आए या ना आए, स्ट्रेस तो आएगा, बिकॉज यू आर गिविंग एक्सटर्नल फोर्स। आप क्या दे रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो। स्ट्रेस ये नहीं देखता है कि चेंज आया या नहीं आया। स्ट्रेस बस इतना सा देखता है कि कोई बाहर से फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्लियर? आ गया समझ में? अब बात करते हैं अपन स्ट्रेस की डिफाइन, उसकी एसआई यूनिट, फॉर्मूला, डायमेंशंस और टाइप्स की। आगे बढ़ते हैं। देखो, स्ट्रेस, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। देखो, इसमें कहीं नहीं लिखा डेफिनेशन में चेंज के बारे में, इसमें सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स पे फोकस किया गया है कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स है तो स्ट्रेस होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स पे स्ट्रेस डिपेंड करता है। रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स पे, और उसकी वजह से इस पे ऑब्जेक्ट पे आता है क्या? स्ट्रेस। क्लियर? अपने आप तो कभी भी रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगेगा। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डीफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, a restoring force is developed in the body. This restoring force is equal in magnitude but opposite in direction. Restoring force is equal in magnitude, opposite in direction to the applied force. ये सिचुएशन होती है किसकी? इक्विलिब्रियम की। ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। If F is the force applied normal to the cross section area, ठीक है, F is the force applied to the cross section area A, तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। और बात करें कौन सा फोर्स, तो हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है? अच्छा, स्ट्रेस का सिंबल भी होता है, स्ट्रेस का सिंबल भी होता है। मैक्सिमम बुक्स में ये सिंबल देते हैं, ये आधा नए, हिंदी में बोलते हैं ना आधा नए, वो चीज। फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं अपन। एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कॉमन बात है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और यूनिट है पास्कल। रीजन? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसलिए इसकी दो एसआई यूनिट्स है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है और पास्कल भी है। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला इज, ये आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो यूनिट 1 है, चैप्टर 1 है, उसमें आपने सीखा था डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है? इसको अपन फाइंड भी कर सकते हैं, इसको अपन लर्न भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये स्ट्रेस का क्या है? ये स्ट्रेस का सिंबल है। ठीक है? और ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी एसआई यूनिट है। क्लियर? यहां तक सिंबल को हाईलाइट कर लेंगे अपन।
कई बुक्स में अपने को ये सिंबल मिलेगा। स्ट्रेस का सिंबल क्या होता है? सिग्मा। अब बात करते हैं स्ट्रेस की, किस चीज की? टाइप्स की। स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियरिंग यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस, और वॉल्यूम यानी कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसमें भी 2 और टाइप्स होती है, टेंजेंशियल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है अभी अपना। तो एक बार आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, स्ट्रेस की टाइप्स को और डिटेल में कवर करते हैं। 3 टाइप्स अपन ने पढ़ी है, लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल और वॉल्यूम। फर्स्ट टाइप लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड है टेंजेंशियल, also known as shearing stress, which is a very important name. Third is volume, also known as hydraulic stress. Longitudinal stress जो है वो खुद 2 टाइप्स का होता है। ये इसकी फर्स्ट टाइप है और ये इसकी सेकंड टाइप है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ये 2 टाइप्स का होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ढंग से सुनना। मान लेते हैं कि ये एक सिलेंडर है, कुछ भी हो सकता है ये, या ये एक स्प्रिंग है। ये इसकी नॉर्मल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, L इज द ओरिजिनल लेंथ। अब अपन ने क्या करा, इस पे दोनों डायरेक्शंस में ऐसे फोर्स लगाया इसको खींचने के लिए, तो ये इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। ये ऐसे इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। इस डायरेक्शन में अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इसकी नई लेंथ है वो कितनी हो गई? L प्लस डेल्टा L। क्या हो गई भाई नई लेंथ? L प्लस डेल्टा L। क्लियर? तो इस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स आउटवर्ड्स लग रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इनवर्ड लगेगा। तो ये जो स्ट्रेस है ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि ये वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ा देता है, इतने से इतना कर देता है। अब आते हैं सेकेंड टाइप विच इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसमें उल्टा आपको पढ़ना है। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, देखो मान लेते हैं ये हमारा सिलेंडर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है वही L। अब हमने क्या करा, हमने इसकी लेंथ को छोटा कर दिया, इतना सा कर दिया, तो ये जो लेंथ है ये डिक्रीज हो गई क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में रीस्टोरिंग फोर्स ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो जब आप लेंथ को यानी कि कंप्रेस करते हो, लेंथ को छोटी करते हो, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, और जब आप लेंथ को बड़ी करने की कोशिश करते हो तो टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। ये दोनों स्ट्रेस लेंथ पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए अपन इनको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। यहां पे आपको याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट की लेंथ को या तो इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। नोट माय वर्ड, कोशिश करेगा, जरूरी नहीं है कर पाए। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप स्ट्रेच कर दो और वो हो भी जाए। मान लो नहीं हो, उतने का उतना ही रह जाए, तो भी स्ट्रेस तो रहेगा। कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, मान लो कंप्रेस हो ही नहीं, उतना ही रह जाए, तो भी स्ट्रेस तो इस ऑब्जेक्ट पे आएगा। तो स्ट्रेस जो है वो एक्सटर्नल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता है, चेंज पे डिपेंड नहीं करता है। चेंज नहीं आ रहा है तो भी स्ट्रेस तो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़े। नेक्स्ट, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड ड्यू टू अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स इज नोन एज टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? बड़ा कॉमन सा मीनिंग है, वही बुक वाला एग्जाम्पल, या इस बार सिलेंडर का डायग्राम लेके करते हैं अपन। ठीक है ना, देखो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, अभी ये ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल सीधा खड़ा है, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल सीधा खड़ा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमने इस डायरेक्शन में इसको फोर्स देना चालू करा, तो उससे ये जो हमारा सिलेंडर है ये ऐसे टिल्ट हो गया टिल्ट, क्योंकि हमने इसको क्या दिया है, एक्सटर्नल फोर्स दिया है। तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से आगे खिसक गया, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन थी। ठीक है,
ये इसकी क्या थी, नॉर्मल पोजीशन, ये इतना आगे खिसक गया। तो इस सिचुएशन में जो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्ट्रेस लग रहा है वो शियरिंग यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस है। अब अगर बात करें रीस्टोरिंग फोर्स की तो वो एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये श्योर है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट अब बात करते हैं लास्ट टाइप का स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, ऑल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एक और नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, ये इसका एक और नाम है। जब आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी पानी के कंटेनर में रख देते हो, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड प्रेजेंट है, ये अपन ने वाटर भर दिया इसमें। अब हमने क्या करा, हमने एक बॉल को लाके इसके अंदर रख दिया। जैसे ही बॉल इसके अंदर जाएगी क्या होगा, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो हर डायरेक्शन से इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना चालू कर देंगे। ये एक्सटर्नल फोर्स चाहता है कि इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, यानी कि एक तरीके से ये हमेशा वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, विल ऑलवेज डिक्रीज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को हमेशा डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अगर ये बॉल इतनी बड़ी है तो उसको छोटा करने की कोशिश करेगा। ये हमारे एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस में भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस लग रहा है क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स उस पे क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखो, थोड़ी देर बाद यार इसी कंटेनर में वाटर उतना ही रहेगा, वाटर में कोई बदलाव नहीं आएगा, वाटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा, इस बेचारी बॉल को पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वाटर क्या चाहता है कि ये बॉल छोटी हो जाए। तो बॉल अपनी ओरिजिनल साइज से छोटी हो गई, ओरिजिनल साइज इतनी बड़ी थी, जो फोर्स इस पे लगा वो कौन सा फोर्स लगा, कंप्रेसिव, एक तरीके से कंप्रेस कर रहा है इसको, इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है, तो ये इस पे इंपैक्ट आ गया। तो इस केस में जो स्ट्रेस इस बॉल को हो रहा है वो क्या है, वो है अपना वॉल्यूम स्ट्रेस। अब एक बात बताऊं मैं आपको, स्ट्रेस का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी होता है, वेरी वेरी इजी। जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई स्ट्रेस का फॉर्मूला बताओ, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आप हमेशा क्या बोलोगे, सिंबल इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। चाहे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो या फिर शेयरिंग स्ट्रेस हो या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस हो। वॉल्यूम स्ट्रेस में एक इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया विच इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन प्रेशर या रिजल्टेंट प्रेशर। अब अपन ने यहां डेल्टा पी क्यों लगाया, देखो बाहर से लिक्विड प्रेशर लगा रहा है बॉल पे अंदर की तरफ, तो अंदर से लिक्विड भी तो प्रेशर, बॉल भी तो प्रेशर लगाएगी बाहर की तरफ, यानी कि डेल्टा पी हुआ पी आउटसाइड माइनस पी इनसाइड, बाहर का प्रेशर माइनस अंदर का प्रेशर, इसलिए यहां डेल्टा पी आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लीड्स टू डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन ज्योमेट्रिकल शेप। शेप में चेंज नहीं आ रहा, आप चेक कर लो डायग्राम में, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, और हमेशा क्या आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमेशा अंदर की तरफ लगेगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में जाएगा, पानी ये चाहेगा कि उसकी वॉल्यूम सिकुड़ जाए, छोटी हो जाए। ठीक है, द बॉडी डेवलप्स इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स दैट आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्सेस अप्लाइड बाय द फ्लूइड। ठीक है, द बॉडी रीस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द फ्लूइड। बॉडी जो है वो रीस्टोर हो जाती है बाहर निकलते ही। रीजन क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर अब एक्सटर्नल फोर्स लगना बंद हो गया। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालूंगा, जैसे इस पेन को पानी में डाल दूंगा, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस लगेगा। जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा वॉल्यूम स्ट्रेस लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से वाटर के पार्टिकल्स गायब हो चुके होंगे। आगे, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेस, एंड इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाइड्रोलिक प्रेशर। ये हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर ही होता है। फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। क्लियर, हाइड्रोलिक वर्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पे अपन वॉल्यूम की और लिक्विड की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेस का फॉर्मूला, आपको एक ही फॉर्मूला लिखना है, स्ट्रेस का सिंबल इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और कोई फॉर्मूला नहीं, ये एक फॉर्मूला लिखना है हर बार।
चाहे कोई सा भी स्ट्रेस की बात करी जाए। क्लियर, कोई से भी स्ट्रेस की बात करी जाए। तो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब देखो यार, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है? अपन ने ये पढ़ा है कि सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रीस्टोरिंग फोर्स लगा के देता है, उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को क्या टॉलरेट करना पड़ता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस जो हमने पढ़े हैं वो 3 टाइप के हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग और वॉल्यूम स्ट्रेस। क्लियर यहां तक? अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस आएगा और उसमें कोई चेंज आने लग जाएगा, उसकी शेप, साइज, वॉल्यूम में कोई भी चेंज आने लग जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इसकी वजह से, दैट इज स्ट्रेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे क्या डेवलप हो गया है? स्ट्रेन डेवलप हो गया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेन का सबसे पहले तो सिंबल होता है कैपिटल ई। ठीक है, एसआई यूनिट, नो एसआई यूनिट, कोई यूनिट ही नहीं है। डायमेंशन, अगर कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन भी नहीं है, नो डायमेंशन। फॉर्मूले की बात करें, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस में चेंज होना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है, चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस, ये है अपना क्या? स्ट्रेन। क्लियर? अब सबसे पहले अपन इसकी 3 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जैसे अपना स्ट्रेस 3 टाइप का है, वैसे स्ट्रेन भी 3 ही टाइप का होता है। ठीक है, तो एक बार पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। 3 टाइप्स क्या होती है देखो। फर्स्ट है अपनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये अपनी पहली टाइप है। ठीक है, सेकेंड टाइप है अपनी शेयरिंग, यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेन। और थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप है हमारी वॉल्यूम, यानी कि हाइड्रोलिक, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, स्ट्रेन। जैसे 3 टाइप के स्ट्रेस, वैसे 3 टाइप के स्ट्रेन। इजी है ना? अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है अब इसके बारे में देखो। स्ट्रेन, रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस बाय ओरिजिनल डायमेंशंस, यानी कि चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है, सिंबल इसमें मैंने बता दिया है, वैसे आपको इसमें लिखा हुआ नहीं है, यहां लिख देते हैं। इसका जो सिंबल है वो होता है कैपिटल ई। एसआई यूनिट कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट है। डायमेंशनल कुछ भी, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं होता कि सारे कांस्टेंट्स ही डायमेंशन लेस होते हैं, यहाँ पे ये डायमेंशन लेस है, इसकी बात हो रही है बस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन 3 टाइप के हैं, लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग और वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? पहले पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? देखो, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है और हमने क्या करा है, इस रॉड पे, ये हमारे पास एक रॉड है और हमने इस रॉड पे दोनों तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ये रॉड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? ओरिजिनल लेंथ थी L, नई लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L। ये चीज देखो आप, इंक्रीमेंट आया है ये लेंथ में। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली अंदर के डायरेक्शन में क्या लगेगा? अंदर के डायरेक्शन में इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा। तो यार ये जो चेंज इन लेंथ आया है, ये एक्सटर्नल फोर्स यानी कि स्ट्रेस की वजह से आया है। इसलिए हमेशा ये बात याद रखना, स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर यहां पे बात करें कि भाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हमेशा के लिए फिक्स है ये फॉर्मूला। अब करते हैं सेकंड केस। इसी में सेकंड केस मान लेते हैं, फिर से ये हमारी ओरिजिनल रॉड है और हमने क्या करा, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करी। तो कंप्रेस करने से इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गई। देखो, ओरिजिनल लेंथ से इसकी लेंथ छोटी हो चुकी है। इस बार एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अंदर के डायरेक्शन में लग रहा है,
इसका मतलब जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा बाहर के डायरेक्शन में। रीस्टोरिंग फोर्स बाहर के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी तो लेंथ चेंज हुई, यहां भी लेंथ में चेंज आया और यहां भी लेंथ में चेंज आया है, दोनों बार लेंथ में चेंज आया। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। अब वैसे अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यार ये तो लेंथ बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो दोनों बार लेंथ में ही तो चेंज आ रहा है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। आप बोल सकते हो कि ये टेंसाइल है, ये कंप्रेसिव है, लेकिन ऐसा बुक्स में मेंशन नहीं है, स्पेशली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। स्ट्रेस के लिए मेंशन है नो डाउट कि अगर लेंथ बढ़ती है तो टेंसाइल स्ट्रेस, कम होती है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेन के लिए ये दो वर्ड्स टेंसाइल और कंप्रेसिव बुक में मेंशन नहीं है, फिर भी आप समझने के लिए याद रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस की, मतलब शेयरिंग स्ट्रेन की। फिर से वही बात, मान लो तुमने टेबल पे फिजिक्स की बुक रख रखी है, अब तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा है, वो आके इस बुक के ऊपर बैठ गया, बुक की शेप कुछ इस तरीके से हो गई, तो बुक के ऊपर क्या लगा है, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा है। बुक ने ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या दिया है, रीस्टोरिंग फोर्स दिया है, बुक के डायमेंशंस में चेंज आ गया है। दिस लीड्स टू शियरिंग स्ट्रेन। अब इसको अपन कॉमन समझते हैं किससे, एक सिलेंडर के डायग्राम से, ठीक है। सिलेंडर के डायग्राम से समझेंगे सो इट विल बी वेरी इजी। सिलेंडर से समझते हैं, देखो मान लेते हैं कि ये एक सिलेंडर है जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट। हमने इसको इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स दिया, उस फोर्स की वजह से ये जो सिलेंडर है ये कुछ ऐसा टिल्ट हो गया, ये सिलेंडर इस तरीके से टिल्ट हो गया, ठीक है। जो इसकी ओरिजिनल वर्टिकल हाइट थी वो अब स्लांट हाइट बन चुकी है, ठीक है। कितने एंगल पे टिल्ट हुआ, थीटा एंगल पे, क्लियर यहां तक। ओरिजिनल लेंथ थी एल, ये है हमारा डेल्टा एल, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो यहां पे जो शियरिंग स्ट्रेन है ये है एल, ये है डेल्टा एल। अब जो शियरिंग स्ट्रेन है वो क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये अब ये जो सीधी लेंथ है ये क्या है हमारी एल, ठीक है ना, ये सीधी लेंथ हमारी एल है, ये चेंज आया ये डेल्टा एल है, सीधा एल है चेंज आ गया डेल्टा एल है। अब अगर मैंने आपको बोला कि इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाओ, तो आप बोलोगे भाई tan थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल, नो डाउट यही होता है। शियरिंग स्ट्रेन, इसमें भी तो लेंथ में ही बदलाव आ रहा है, इसमें भी तो डायमेंशन लेंथ वाइज ही बदल रहे हैं। तो अगर इसमें भी डायमेंशन लेंथ वाइज बदल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा जो स्ट्रेन है, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे tan थीटा के बराबर होगा। अब क्या होता है देखो, अब सुनना ढंग से, जब भी सुनना ढंग से, जब भी डेल्टा एल बहुत छोटा होता है, इसी को आगे डिस्कस कर रहे हैं अपन, सिंस डेल्टा एल इज नियरली इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इस केस में हम बोलेंगे थीटा इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू जीरो, यानी कि tan थीटा इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू जीरो। इसका मतलब tan थीटा जो है वो थीटा के बराबर है। ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल नियरली इक्वल टू जीरो, तो उस सिचुएशन में tan थीटा थीटा के बराबर ही माना जाता है। तो अब आप यहां पे इसकी जगह थीटा भी लिख सकते हो, तो यहां पे ये जो है हमारा क्या बन गया है, थीटा के बराबर बन गया है। क्लियर, क्या चीज है हमारी, ये हमारी है क्या, ये हमारा है शियरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियली फोर्स लगाया, जो चीज सीधी खड़ी थी वो टेढ़ी हो गई, कितना टेढ़ा हुआ, डेल्टा एल, सीधा ओरिजिनल था एल, टेढ़ा हुआ डेल्टा एल, तो हमने इस ट्राइंगल में tan थीटा लगा दिया जो आया डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो हमने इसकी जगह स्ट्रेन के आगे tan थीटा लगा दिया। अब हमने इसको थीटा कैसे बनाया, हमने बोला डेल्टा एल इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है डेल्टा एल। इसका मतलब अगर डेल्टा एल बहुत छोटा है तो tan थीटा भी बहुत छोटा है, tan थीटा भी बहुत छोटा है।
थीटा भी बहुत छोटा है। तो जब दोनों थीटा और टैन थीटा 0 के अप्रॉक्स होते हैं तो अपन इनको ऑलमोस्ट इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। मतलब अगर मान लो आपका थीटा है 0.1 डिग्री, 0.1 डिग्री तो 0 के बहुत क्लोज है, तो इस केस में टैन थीटा की वैल्यू भी 0.1 ही होगी। मैं ये चीज समझाना चाहता हूं आपको कि अगर थीटा 0.1 डिग्री है तो इस सिचुएशन में टैन थीटा भी 0.1 ही होगा। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो टैन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर ही मानी जाती है, इसलिए अपन यहां पे टैन थीटा की जगह थीटा लिख देंगे। ये है हमारा क्या, शियरिंग स्ट्रेन। ये हमारा शियरिंग स्ट्रेन है। और ये अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, ये अपन ने ऊपर पढ़ा है अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसमें लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज की बात करी जाती है और इसमें ऐसे स्लैंट हो जाता है ऑब्जेक्ट, चाहे बुक हो, चाहे ये सिलेंडर हो, चाहे कोई क्यूब हो। अगर आप क्यूब को भी अगर अपन डिस्कस करें, देखो ये आपका क्यूब है, ये इसका नॉर्मल शेप है, ये इसकी क्या है, ये इसकी नॉर्मल शेप है। ये इसको आपने ग्राउंड पे रख रखा है, सडनली आके किसी ने इसको टेंजेंशियल फोर्स दिया तो उससे क्या होगा, ये जो क्यूब है ये अपनी नॉर्मल शेप को लूज कर देगा। ये क्यूब अपनी नॉर्मल शेप को लूज कर देगा और ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ये ऐसे टेढ़ा हो गया। तो इनिशियली जो क्यूब बिल्कुल सीधा खड़ा था, अब उसका जो फेस है वो स्लैंट हो चुका है, ये स्लैंट हो गया। ये एंगल कितना है, थीटा। ये है डेल्टा एल और ये है एल, ये है डेल्टा एल और ये है एल। तो इस सिचुएशन में वही बात अपन रिपीट करेंगे, tan theta is equals to delta L upon L. Delta L is very very small, therefore tan theta is also very very small. Theta is also very very small. There is a minute change. It implies tan theta is equals to theta. ये बात आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। tan theta is equal to theta because they both are very small. तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वो होगा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसकी जगह मैं tan थीटा की जगह यहां पे क्या लिख दूंगा, थीटा। ये हमारा शियरिंग स्ट्रेन है। अब लास्ट टाइप बचती है किसकी, लास्ट टाइप अपनी बचती है वॉल्यूम स्ट्रेन की। अब बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन की। वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस की वजह से आने वाला चेंज, वॉल्यूम स्ट्रेस की वजह से आने वाला चेंज। तो हम इसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन इज डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम स्ट्रेन इज ऑलवेज नेगेटिव, वॉल्यूम स्ट्रेन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि पानी हर चीज की वॉल्यूम को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, इसलिए अपन यहां माइनस लगा देते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव। ये फिक्स है कि वॉल्यूम स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज कर लेते हैं। तो अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में ये वाटर रखा हुआ है, इतना भरा हुआ है पानी से, और हमने क्या करा, यहाँ पे लाके एक बॉल को रख दिया। अब वाटर क्या करेगा, वाटर के पार्टिकल्स चारों तरफ से इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो उससे क्या होगा, उससे थोड़ी देर बाद जो बॉल है उसकी शेप डिक्रीज होने लग जाएगी। शेप मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो जो बॉल ओरिजिनली पहले इतनी बड़ी थी वो अब इतनी सी रह गई। तो ओरिजिनल वॉल्यूम इज V, चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा V। ये इसके वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है एक्सटर्नल फोर्स, उसकी वजह से जनरेट होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है आपका स्ट्रेस, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से उस पे आ सकता है स्ट्रेन। तो हम ये बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही स्ट्रेन आएगा। अगर इस पेन की लेंथ बढ़ेगी या छोटी होगी तो एक्सटर्नल फोर्स मैं मेरे हाथों से लगाऊंगा तभी होगी, टेबल पे पड़े पड़े अपने आप नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये खुद को लंबा छोटा अपने आप नहीं कर सकता, आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। सो योर एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज
action, whereas restoring force is considered as reaction. एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल माने जाते हैं और ऑपोजिट माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. कॉमन बात है ये, ठीक है. लेकिन कई बार ऐसा होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कि स्ट्रेस के बावजूद भी स्ट्रेन नहीं आ पाता. मतलब एक ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस तो पड़ रहा है लेकिन उसके डायमेंशंस में चेंज नहीं आएगा. तो हम बोलेंगे इफ देयर इज नो स्ट्रेन. अगर स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं आया है, इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में. ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम को फेस कर रहा है. इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट कंप्लीटली स्टेबल है क्योंकि उसके डायमेंशंस चेंज नहीं हुए. और ऐसा हमेशा कब होता है, ऐसा होता है जब एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स आपस में इक्वल होते हैं. ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन इसी कंडीशन में पॉसिबल होती है. बाहर से जो फोर्स लगा, अंदर से जो लगा, वो दोनों बराबर है तो उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. हेंस द नेट रिजल्ट इज एब्सोल्युटली जीरो. तो उस केस में हम बोलेंगे देयर इज नो स्ट्रेन. स्ट्रेन नहीं आया, दैट इज देयर इज नो चेंज इन डायमेंशन. नो स्ट्रेन का मतलब देयर इज नो चेंज इन डायमेंशन. डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आया है. ठीक है, क्लियर है. आई होप अब तो आपको क्लियर होगा ढंग से बिल्कुल सब कुछ. पॉज करके अपने आप स्क्रीनशॉट लेते रहना. अब पढ़ेंगे अपन, देखो हुक्स लॉ. रॉबर्ट हुक ने निकाला था हुक्स लॉ. ठीक है, किस ईयर में, 1676 में. उसमें उन्होंने बड़ी सीधी सी बात ये बोली, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. मतलब उल्टा बोले अपन, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस. पहले स्ट्रेस आता है, बाद में स्ट्रेन आता है. स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन आएगा. बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन कभी नहीं आएगा. बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन कभी नहीं आएगा. ये बात याद रखनी है. Found that the elongation, that is change in length produced in a body, is proportional to the applied force. Change in length proportional to the applied force. जैसे जैसे आप एक स्प्रिंग पे वजन लगाते जाओगे तो उससे क्या होगा, वो और ज्यादा स्ट्रेच होती जाएगी. ये मान लो वॉल है, ये हमने एक स्प्रिंग को लटका के छोड़ दिया. अभी ये स्प्रिंग फ्री है, ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई क्योंकि आपने नीचे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया. ये स्प्रिंग और ज्यादा स्ट्रेच हो गई क्योंकि आपने नीचे अब मान लो 2 ऑब्जेक्ट लगा दिए. तो जैसे जैसे लोड यानी कि फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेस आएगा, उसकी वजह से ही स्ट्रेन हो सकता है. क्लियर. अब यहां पे इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने प्रोपोर्शनल साइन हटाया और एक कांस्टेंट को लगा दिया. प्रोपोर्शनल साइन हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया विच इज के. के को क्या बोला जाता है, के को बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. अभी बता रहा हूं मैं आपको. के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, तो हुक्स लॉ जो है वो एक एम्पेरिकल लॉ है. दैट इज इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. एम्पेरिकल लॉ का मतलब क्या हुआ, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में होने वाला रिलेशनशिप है. हाउएवर देयर आर सम मटेरियल्स व्हिच डू नॉट एग्जिबिट दिस लीनियर रिलेशनशिप. कुछ यार एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं. देयर आर सम मटेरियल्स जो इस रिलेशनशिप यानी कि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि उनके लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. नहीं करते इसका मतलब वो मटेरियल्स के लिए ये प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है. कई बार अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रेस कम होगा, या स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा. दैट इज दे आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, आ गया समझ में. के को बोला जाता है क्या,
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपने इस पूरे टॉपिक को डिटेल में अपन ढंग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ बड़ा ही छोटा सा फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, वेयर के इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमको हुक्स ने बोला कि अगर आप स्ट्रेन लाना चाहते हो तो स्ट्रेस बढ़ाओ, स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाओगे तो ऑब्जेक्ट पे जो स्ट्रेन है, जो चेंज है, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है इसमें छुपी हुई है, ओनली अप टू लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ओनली अप टू लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। यही है अपना नेक्स्ट टॉपिक, ओनली अप टू लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ये लॉ फॉलो सिर्फ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तक ही होता है। उसके बाद ये होता है कि जरा सा ही चेंज लाने से, जरा सा ही स्ट्रेस लगाने से हो सकता है बहुत बड़ा चेंज आ जाए। दिस विल बी द नेक्स्ट वीडियो। तो एक बार आप पॉज करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये चीज कब तक फॉलो होती है? इसका मतलब ये सिर्फ फॉलो होती है ओनली अप टू लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ये कब तक फॉलो होती है? ओनली अप टू लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? आ गया समझ में? तो यहां होता है आज अपना वीडियो नंबर 2 एंड। वीडियो नंबर 2 में अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है? वीडियो नंबर 2 में अपन ने कवर करा है, सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा है स्ट्रेस क्या होता है, उसके बाद अपन ने उसकी टाइप्स को भी डिस्कस करा है, अलॉन्ग विद डायग्राम, एसआई यूनिट, फॉर्मूला, डिमेंशंस, एवरीथिंग। उसके बाद अपन ने पढ़ा है कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन की टाइप्स को भी डिस्कस करा है, सेम अलॉन्ग विथ डायग्राम, एसआई यूनिट, सिंबल, एवरीथिंग। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा है? उसके बाद अपन ने पढ़ा है हुक्स लॉ। क्या पढ़ा है? हुक्स लॉ, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा काफी हद तक। नहीं हुआ, इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप इसको दोबारा देखो, है ना। देखो अब आगे नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 3 में क्या आने वाला है? इसमें आने वाली है अपनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी इसमें डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी में तुम्हें ये भी करा दूं, ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ बनता है वो भी अपन कोशिश करेंगे कि वीडियो नंबर 3 में ही कवर कर लें, ठीक है। तो टिल देन रिवाइज करो, पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।